नमस्कार। आज मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, संस्कृत सबसे संस्कार युक्त भाषा है और किसी भी भाषा में उसके उच्चारण की शुद्धता एवं स्पष्टता का बड़ा महत्व होता है। अतः आज का मेरा विषय है उच्चारण स्थान। वैसे तो हम लोग सभी वर्णों का उच्चारण अपने अपने मुख के द्वारा ही करते हैं, किंतु वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है तथा जीभ मुख के जिन भागों को स्पर्श करती है और वायु को रोकती है, मुख के उन्हीं भागों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान को आज मैं बहुत ही रोचक एवं सरल विधि के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के क्रम में आपके गले में या कंठ में जो कहें कुछ अटक जाता है और आप उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो मान लीजिए आपके गले में कुछ अटक गया है और आप उसे बाहर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले, चूंकि वो कंठ में अटका है, तो हम लेते हैं सबसे पहले कंठ, और इधर वर्णमाला में सबसे पहले होता है कवर्ग। वैसे तो स्वर वर्ण होते हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों में कवर्ग। तो कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, लेकिन पंचम वर्ण को छोड़ देना है। कंठ के बाद जब आप निकालना चाह रहे हैं वो अटकी हुई वस्तु को, तो तालु के पास आता है। उसी प्रकार वर्णमाला में कवर्ग के बाद चवर्ग आता है, तो चवर्ग का उच्चारण होता है तालु से। तालु के बाद मूर्धा का स्थान आता है, और उधर वर्णमाला में चवर्ग के बाद टवर्ग का आता है, तो इसलिए टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। पंचमाक्षर को छोड़ देना है आपको, चवर्ग में भी और टवर्ग में भी। मूर्धा के बाद वो दांत के पास आता है, वो अटकी हुई वस्तु। यहाँ भी वर्णमाला में टवर्ग के बाद तवर्ग आता है, तो तवर्ग का उच्चारण दंत से होता है, किंतु ध्यान रहे अंतिम वर्ण जो है तवर्ग का पंचमाक्षर न, उसे छोड़ देना है। अब वो अटकी हुई वस्तु आपके होठों की छूती है, होठ के पास आता है, और उधर वर्णमाला में तवर्ग के बाद पवर्ग आता है। तो पवर्ग में भी पंचम वर्ण को छोड़कर प, फ, ब, भ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से। अब हम आते हैं पंचम वर्णों पर। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों, कवर्ग का पंचम वर्ण हो गया ङ, चवर्ग का य, टवर्ग का ण, तवर्ग का न और पवर्ग का मो। इन वर्णों का उच्चारण, आप इनको जब उच्चारण करते हैं तो उसी से स्पष्ट पता चलता है कि ये नासिका से होता है, नाक से। तो इन वर्णों का उच्चारण होता है नासिका से। अभी जो मैं ये आपको सरल विधि बताया, इस विधि में सभी वर्णों का जिक्र तो नहीं हुआ है, कुछ और वर्ण शेष हैं। इसलिए आपको अब मैं विस्तार से बताने के लिए संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से समझाने का
प्रयत्न करता हूं। यहां देखिए स्लाइड में भी दर्शाया गया है कि मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण के लिए किया जाता है अथवा वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर जिन भागों को स्पर्श करती है या वायु मुख के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है, मुख के वे सभी भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। पहले भी चर्चा कर चुका हूं। ये संख्या में 9 होते हैं। कौन कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठ और ओष्ठ या कंठोष्ठ, और दंत और ओष्ठ या दंतोष्ठ। तो अब मैं आपको विस्तार पूर्वक इसे समझाता हूं संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से। देखिए यहां पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात स्वर वर्ण अ और आ और व्यंजन वर्ण का वर्ग। मैं पहले भी बोला था पंचमाक्षर को छोड़ देना है। क ख ग घ ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है और ये कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें हम कंठ्य भी कहते हैं। दूसरे सूत्र पर आते हैं ईचु यशानाम तालु, अर्थात स्वर वर्ण ई मतलब ह्रस्वई और दीर्घई, और व्यंजन वर्ण चवर्ग च छ ज झ, पंचमाक्षर को नहीं लेंगे। य एवं श का उच्चारण तालु से होता है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, अतः इसे तालव्य भी कहते हैं। तीसरा सूत्र ऋतु रसानाम मूर्धा, अर्थात स्वर वर्ण री और दीर्घ री और व्यंजन वर्ण टवर्ग ट ठ ड ढ, र एवं श मूर्धन्य श का उच्चारण मूर्धा से होता है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, अतः इसे मूर्धन्य भी कहते हैं। अगले सूत्र पर आते हैं लृतु लशानाम दंताः, अर्थात स्वर वर्ण लृ और व्यंजन वर्ण तवर्ग त थ द ध, ल एवं स, इसे आप दंत्य स भी कह सकते हैं, का उच्चारण दंत से होता है, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, अतः इसे दंत्य भी कहते हैं। पांचवें सूत्र पर उपोपधमानीयानाम ओष्ठो, अर्थात स्वर वर्ण उ या इसको यूं आप कहें ह्रस्व उ और दीर्घ उ, और व्यंजन वर्ण पवर्ग प फ ब भ, तथा उपधमानीय का उच्चारण ओष्ठ से होता है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के सहयोग से अधर एवं ओष्ठ, यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वैसे सामान्यतया लोग ओष्ठ या ओठ कहते हैं निचली और ऊपरी दोनों हिस्से को, किंतु निचले हिस्से का नाम होता है अधर एवं ऊपरी हिस्से का नाम होता है ओष्ठ। तो वही मैं लिखा हूं, अधर एवं ओष्ठ दोनों आपस में मिलते हैं और तत्पश्चात इन वर्णों का उच्चारण होता है, अतः इसे ओष्ठ्य भी कहते हैं। अभी तक मैं पांचों वर्गों में से आपको प्रत्येक का पंचमाक्षर छोड़ने के लिए कहा था। अब आते हैं छठे सूत्र पर, जो कि पंचमाक्षर के लिए है। यम गण नाम नासिका च, अर्थात प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण य म ङ ण न और अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। इन वर्णों के उच्चारण में अपने अपने वर्ग के उच्चारण के साथ नासिका से भी ध्वनि जो होती है वो मिल जाती है। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, जैसे यों, यों का उच्चारण कहां से होता है? तो यों आता है आपका चवर्ग में, चवर्ग का तालु से, तो तालु और नासिका से मिलता है। मो पवर्ग में आता है, इसका ओष्ठ से होता है, ओष्ठ और नासिका से मिलता है। ङ कवर्ग में आता है, इसका कंठ से होता है, कंठ और नासिका से मिलता है। ण ये टवर्ग में आता है,
तो टवर्ग का कहाँ से होता है? मूर्धा से। तो ये मूर्धा और नासिका में मिलता है, और अंत में न ये तवर्ग में आता है। तवर्ग का उच्चारण दंत से होता है, तो दंत और नासिका में ये मिल जाता है, और मिलकर नासिका से इसका उच्चारण होता है। अतः इसे नासिक्य कहते हैं या अनुनासिक भी कहते हैं। तो आपको बोलना है कि यदि पूछा जाए कि पंचम वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो नासिका से होता है। अब ए और आय के लिए देखिए सूत्र, ए दायित्व कंठ तालु। ए और आय का उच्चारण होता है कंठ एवं तालु से, दोनों से होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य भी कहते हैं। ओ दवतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण कंठ एवं ओष्ठ से होता है, इन दोनों से, अतः इसे कंठोष्ठम भी कहते हैं। अब वो वकारस्य दंतोष्ठम, वो का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, अतः इसे दंतोष्ठ भी कहते हैं। तो आपको मैंने दो विधि से समझाया, एक सूत्र के विधि से और दूसरा कि खाना खाने के दौरान यदि आपके कंठ में कुछ अटक गया है तो उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। वैसे उसमें सभी वर्णों का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन पांचों वर्गों का जिक्र हो चुका था, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का। अब देखिए यहाँ स्लाइड में लिखा गया है कि नीचे दी हुई तालिका को ध्यानपूर्वक देखें एवं इसे समझने का प्रयत्न करें ताकि आपको आसान लगे। देखिए उच्चारण का तालिका यहाँ अलग अलग सबका बना दिया गया है, किसका कहाँ से होता है। आपकी और सुविधा के लिए देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयत्न किया गया है। चित्र है, चित्र में दिखाया गया है कौन स्थान क्या है, आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ सबसे नीचे में दिया गया है ओ आ कवर्ग ह, कहाँ से होता है? कंठ से होता है। वैसे ही सभी वर्णों का चित्र के हिसाब से भी दिया गया है। एक दूसरी तालिका भी यहाँ मैं दर्शाया हूँ, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है कि कंठ से किसका होता है, तो स्वर में ओ आ, इधर कवर्ग हो गया, ह हो गया, इसको क्या कहते हैं? तो कंठ कहते हैं। ऐसे करके सभी वर्णों का इसमें इस तालिका में जिक्र किया गया है। तो दो तालिका और एक चित्र और एक जो मैं बताया कि आपके गले में कुछ अटक गया है उस हिसाब से, और एक विधि हो गया सूत्र। तो मैं आपको यहाँ कई विधियों के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया, और यहाँ मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो विधि आसान लगे, आपको जरूरत है इसे याद रखने से, और परीक्षा में सही सही लिखकर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है। चाहे आप जो विधि से याद करें, इसे आप याद कर लें, जो आपको सबसे आसान विधि लगे। कोई जरूरी नहीं है, किसी को कोई विधि अच्छी लगती है तो किसी को कोई और विधि, तो किसी न किसी विधि से आपको इसको याद करना है। और मैं समझता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे चैनल का नाम है संस्कृतानुराग, इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।